नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं इनकम टैक्स पर अपना पसंदीदा शो टैक्स गुरु। सर्दी, गर्मी, बारिश के मौसम के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आपने एक नए मौसम टैक्स प्लानिंग के मौसम के बारे में सुना है? जी हाँ, जनवरी, फरवरी और मार्च का ये महीना टैक्स प्लानिंग का ही महीना कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग पूरे साल के लिए अपनी टैक्स की प्लानिंग इन्हीं 3 महीनों में करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इन 3 महीनों में कोई गलती नहीं करें। इसलिए टैक्स गुरु हाजिर रहता है आपका टैक्स बचाने के लिए और आपके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। और हमारे इस सफर को और भी दिलचस्प और रुचिकर बनाते हैं हमारे टैक्स गुरु यानी हमारे टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी। तो इनसे हम ढेर सारे सवाल पूछेंगे, समझेंगे कि आप क्या टैक्स प्लानिंग में आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उससे पहले आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक नजर बात करेंगे। रिजर्व बैंक के 9 साल ज्यादा पुराने नोट हटाने के फैसले से क्या होगा हम पर असर और किन बातों को ख्याल रखना है जरूरी। दूर करेंगे नोट बदलने की प्रक्रिया को लेकर हमारे दर्शकों के सारे कंफ्यूजन और जानेंगे कि क्या पति अपनी पत्नी को घर के कामकाज के लिए सैलरी दे सकता है और टैक्स बचा सकता है या नहीं। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं आरबीआई के एक अहम कदम से और इस कदम का असर हम पर आप पर क्या पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। आरबीआई ने 9 साल से ज्यादा पुराने नोट पर रोक लगा दी है। ये फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। 31 मार्च 2014 के बाद साल 2005 के पहले के नोट बंद कर दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने बताया है कि साल 2005 से पहले के नोट बैंकों में बदले जा सकते हैं। ग्राहक 1 अप्रैल 2014 से बैंकों में जाकर नोट बदल सकते हैं। जुलाई 2014 के बाद 500 या 1000 के नोट बदलने के लिए पहचान देना जरूरी होगा बैंक का। लेकिन इस कदम का क्या मतलब निकालें, समझते हैं टैक्स गुरु से। टैक्स गुरु, रिजर्व बैंक के इस कदम का असर एक टैक्स पेयर के लिए क्या महत्व रखता है? एक टैक्स पेयर को क्या जानना चाहिए और क्यों जानना चाहिए? टैक्स पेयर के लिहाज से अगर हम सोचें तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि टैक्स पेयर घबराए। पर हाँ, घबराहट की बात तो है। ऐसे लोग जो 2 नंबर में डील करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो टैक्स नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ढेर सारा कैश में ही पैसा पड़ा हुआ है घर में, अलमारी में, लॉकर में, उन्हें थोड़ी चिंता जरूर होगी। पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कि जो रिजर्व बैंक के प्रावधान आए हैं 22 जनवरी को, उसके बाद 24 जनवरी को थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी आया है, उससे किसी प्रकार की टेंशन बिल्कुल नहीं है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात या फायदे की बात तो ये देखिए, ये नोट कोई बंद नहीं हुए हैं, ये लीगल टेंडर हैं, लीगल टेंडर भी रहेंगे, तो चिंता की बात कहां है। तो सबसे पहली बात तो ये कि चिंता भूल जाइए, लेकिन कंफ्यूजन कई सारे हैं। हमारे दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई सेंटर में हमारे रिपोर्टर्स लोगों के बीच पहुंचे और उनसे समझना चाहा कि उनके मन में क्या उलझन है। और कई दर्शक हैं जो एक ही बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी पर रोक कैसे लगेगी। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं लोग। जनरली जो लोग टैक्स नहीं देते, बैंक में पैसे जमा नहीं करते, घर में इकट्ठा करके रखते हैं, जो रेट्स पड़ती हैं आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट्स पड़ती हैं उनके यहाँ बोरों में और बॉक्सेस में कहाँ कहाँ वो दबा के रखते हैं, उनके लिए ये मसला है और उनके लिए ये बुरी खबर है। और मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव कदम है आरबीआई का। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विल बी लाइंग आउटसाइड द कंट्री इनसाइड। कैसे होगा और इसे ब्लैक मनी से कैसे रिलेट करेंगे? ब्लैक मनी वाली पब्लिक उसे यूज तो करनी है, वो इस तरह से यूज करेगी, कैसे भी निकालेगी, वो व्हाइट कर देगी, उल्टा जो ब्लैक है वो व्हाइट हो जाएगा। ये जो मनी है वो ब्लैक टू व्हाइट कैसे टर्न होने वाला है और इससे हमारे इंडिया को कैसे फायदा होगा? केवल मुद्दा केवल ब्लैक मनी का नहीं है। अगर होता तो सरकार ये नियम केवल 500 या 1000 रुपए के नोट के लिए लाती। अभी तो नियम है सभी नोट पुराने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए, 1000 रुपए, सभी नोट के लिए ये नियम लगा है। पर कुल मिलाकर जिनके पास ब्लैक मनी है, डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा और देश में ब्लैक मनी कम होगा। लेकिन टैक्स के लिहाज से अगर कोई लखोटिया जी चाहे 2005 के अपने सारे पहले के नोट, पैसे जो भी हैं जमा करने बैंक में, तो क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो बैंक में जमा कराने जाए पुराने तो कोई तकलीफ नहीं है। जितने रुपए भी है जमा करा दो। केवल एक ही ध्यान रखना है, वो भी आज कोई नया नियम उसके लिए नहीं बना, पहले से नियम है। बैंक में कैश जमा अगर हम करेंगे 50,000 रुपए इससे ज्यादा अगर, तो हमको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना है। बस इतनी सी बात है। इसलिए अगर 50,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट लेकर बैंक में जमा कराना है तो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जरूर जमा दे दीजिए। यानी पैन नंबर का रोल जो है वो बहुत बढ़ गया है और अगर पैन नंबर नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। ऐसी बात नहीं है, चिंतित न हो आप। अगर पैन नंबर नहीं है आपके पास तो आप फॉर्म नंबर 60 भर कर जमा दे दें। अगर आप गांव में हैं, किसान हैं, अगर आपकी अन्य कोई इनकम नहीं है तो ऐसे में फॉर्म नंबर 61
भर के बैंक को जमा दे दें और 50,000 रुपए से ज्यादा भी राशि जमा कराते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है। अहमदाबाद से प्रणय शाह जी किस उलझन में है, सुनते हैं इनका सवाल। मेरा सवाल है कि मैं मार्च के बाद 2005 के पहले के कोई भी नोट बैंक में जमा करवा जाऊं तो मैं आईटी या कोई कानूनी प्रॉब्लम में फंस सकता हूं? देखिए, अगर आपके पास जेन्युइन आपके पैसे हैं तो आप मार्च के बाद भी सीधा बैंक में जमा करा दीजिए ना, कहां है तकलीफ। पर आपके पास सबूत नहीं है, पैसे मेरे पास आए कैसे यही नहीं पता आपको, तो फिर मानना पड़ेगा ना कि सरकार बिल्कुल कामयाब हो गई 2 नंबर के पैसे को पकड़ने में। अगर आपके पास सबूत है, अपने प्रूफ है, तो सीधा सा अप्रैल के बाद भी बैंक में जमा करा दीजिए और बैंक पैन नंबर मांगेगा, पैन नंबर दे दीजिए, अपने आयकर नक्शे में, अपने अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में डिटेल्स दे देना। कौन सी है परेशानी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। लखोटी जी, 1 जुलाई के बाद नोट बदलने जाएंगे तो आईडी प्रूफ देना होगा, आरबीआई ने तो ये कह दिया है, लेकिन ये कितना सही है? मुंबई के एक हमारे दर्शक का यही कुछ सवाल है। 10 नोट्स तो किसी के पास भी, हर एक आदमी के पास में रहती है, तो इसमें से आरबीआई एक्चुअली क्या हासिल करना चाहती है? अगर हम अपने ही बैंक में जहां मेरा खाता है वहां जाता हूं, चेंज कराता हूं 1 जुलाई के बाद भी, तो भी परेशानी नहीं है। परेशानी उस समय है जब मैं ऐसे बैंक में जाऊं जहां पर मेरा अकाउंट नहीं है, वहां पर मुझे आईडी प्रूफ दे के 10 नोट भी हो, केवल 10 नोट 500 रुपए के, 1000 रुपए के, तो मुझे आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, तब मेरे ये नोट बदल दिए जाएंगे। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, इससे एक बात निश्चित है कि जितना जल्दी हो सके बेहतर होगा आपके लिए कि आप जाके जल्दी से नोट को बदला लें, ताकि आने वाले समय में कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं आ जाए। आज तो लाइफ इजी है, सिंपल है। लेकिन कैश एक्सचेंज की लिमिट क्या होगी, इससे ही जुड़ा अगला सवाल है हमारा। समझो 1 लाख रुपया केस पड़ा है, बैंक मेरे को क्वेश्चन करेगा ये पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ करके? मेरा ये मानना है कि आज तो आप जितने भी नोट जाएं, कोई भी बैंक में, कोई भी ब्रांच में जाएं, आप उसको बदला लें तो बैंक बदल देगा। मैं हमारे दर्शकों के फायदे के लिए बतला दूं, मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में बात की फोन पे, इसी बात का सही उत्तर पाने के लिए। उन्होंने कहा कि बैंक में आप जाएंगे, बदल देंगे तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके चेंज हो जाएंगे जितने भी नोट हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अगला सवाल पुलकित मेहता का है। मैं 2005 से पहले वाली नोट अगर बैंक में डिपॉजिट करूं तो बैंक तुरंत उसका पैसा दे देगी या अपने अकाउंट में ट्रांसफर जमा देगी अपने को? ऐसा जी, अकाउंट के जरिए अगर होते तो काम सिंपल था, हम जाते हमारे रुपए को अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देते। हमारी तो इच्छा है कि हम जाएं, इस हाथ देवें, इस हाथ लेके आ जाएं। उसमें आज के दिन किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। कुछ दर्शक हमें मिले आज कल शाम को, उन्होंने बताया कि वे बैंक में गए और तुरंत इस हाथ पैसे दिए, इस हाथ नए नोट लेके आ गए। तो ऐसी चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। पर आने वाले समय में सरकार अगर कुछ बदलाव लाएगी तो हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के द्वारा बतलाएंगे। पर आज बिल्कुल तकलीफ नहीं है, जाओ बदलाओ। पुराने नोट और नए नोट ले लीजिए। 2005 के पहले नोट अगर आपके पास है तो बैंक के पास जाइए और उन्हें बदल लीजिए। इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए है फायदे की बात। वेलकम बैक। आप देख रहे टैक्स गुरु, जहां हम बचाते हैं आपका टैक्स। इंश्योरेंस पॉलिसी सभी लेते हैं क्योंकि इससे टैक्स भी बचता है और आगे जाकर एक अच्छी खासी मैच्योरिटी की रकम भी मिलती है। मैं जहां तक जानती हूँ लखोटिया जी, मैच्योरिटी की ये रकम टैक्स फ्री रहती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम गलत जानते हैं और टैक्स लगता हो। आज आपने सबसे पहले चालू की बात टीपीएम की, टैक्स प्लानिंग मौसम। और दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो उसका मौसम तो सदाबहार है। वो याद आ रहा है, मौसम मौसम लवली मौसम, एक गाना था फिल्म का, वही बात लागू होती है बिल्कुल फिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। पर एक मिनट जरा ध्यान रखना भैया, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 के बीच में ली हो इंश्योरेंस पॉलिसी और कोई भी पीरियड में 20% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा का प्रीमियम दिया हो और पैसा अब रिफंड आएगा तो टैक्स लग जाएगा। और दूसरी तरफ 1 अप्रैल 2012 के बाद आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो और उसमें हर वर्ष पॉलिसी के पूरी मियाद के समय में हर वर्ष प्रीमियम 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से ज्यादा हो, ऐसी अवस्था में पॉलिसी के रिसीट जो प्राप्त होगी तब टैक्स लग जाएगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी को लवली मौसम में बदलने के लिए ध्यान रखिएगा कि पेमेंट ऑफ द प्रीमियम नॉट टू एक्सीड 10% ऑफ द सम एश्योर्ड।
पर हाँ, अगर कोई कारण से मियाद के पहले डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो ऐसे में टैक्स नहीं लगेगा। और एक और बात, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई राशि प्राप्त होगी, उस पर टैक्स लगेगा। और अब शुरू करते हैं अपने दर्शकों के सवाल। बंगलुरु से आनंद पाठक जी का सवाल लेते हैं। बहुत ही अलग तरह का सवाल है। आनंद जी नमस्ते, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप लखोटिया जी से। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी आनंद जी, बोलो जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं मेरे वाइफ को सैलरी पे करूँ, लाइक मैं अगर एज अ पर्सनल असिस्टेंट या फिर जो भी वो घर में संभाल के, मैं उसको सैलरी पे कर सकता हूँ क्या? अगर कर सकता हूँ तो वो अलग से इनकम टैक्स पे करेगी उसके ऊपर, यानी अलग से फॉर्म रिटर्न भरेगी? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरा एग्जिस्टिंग घर है तो मैं उसको मेरे वाइफ के नाम पे चेंज कर सकता हूँ क्या, और उस पर मैं रेंट पे कर सकता हूँ क्या, और उसका HRA बेनिफिट? एक मिनट, समझ गए आपकी बात। सबसे पहले तो अपनी पत्नी को अगर आप देना चाहते हैं सैलरी, तो डेफिनेटली सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा कि देखो मेरी पत्नी मेरे चाहे मैं दिन भर उसके अंडर में हूं, ऑफिशियली हूं, मेरे अंडर में है, मैं सैलरी दे रहा हूं अपनी पत्नी को। पर ध्यान रखना भैया, जो भी आप घर में कुछ भी करो, पर इनकम टैक्स कानून में ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी पत्नी को अगर सैलरी देंगे कोई बेनिफिट नहीं, उससे जो इन्वेस्टमेंट करेगी आपकी पत्नी, उसकी इनकम आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, कुल मिलाकर फायदा नहीं। अब आइए, ये बात, अगली बात थोड़ी विचित्र लग रही है। पत्नी को एम्प्लॉय रख लिया, अलाउ हुआ या खर्चा नहीं हुआ, पर आपका मकान ही चले गया, मकान अब पत्नी के नाम में करना पड़ेगा। चलो भाई, मकान अगर आप पत्नी के नाम में कर देते हो तो आयकर की धारा 64 के तहत ये कहलाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर टू द स्पाउस। और ऐसे में बाद में आप अगर मकान का किराया पत्नी को देते हो, HRA का बेनिफिट तो मिलेगा, पर जो रेंट पत्नी को प्राप्त होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर कोई फायदा नहीं। अगर फायदा ही इतना ज्यादा चाहते थे ना, तो बेहतर होता शादी के पहले टेक्निकली प्रोफेशनली क्वालिफाइड लड़की से शादी करते, ताकि आपको शादी के बाद में पत्नी भी कमाई करती, अलग इनकम, और होती आपकी इनकम। पर एक मिनट, जो हो गया ना उसी से काम चलाना पड़ेगा। बेहतर ये होगा पत्नी को मकान गिफ्ट न दो, पत्नी को मकान लोन पे दे दो, वो आपको लोन चुका देगी ब्याज सहित, फिर आप HRA दोगे तब आपको छूट मिलेगी। जब भी पति पत्नी से जुड़े सवाल आते हैं तो लखोटिया जी हमें क्लबिंग प्रावधान से सावधान करना बिल्कुल नहीं भूलते, इसीलिए बहुत जरूरी है आनंद जी आप भी इसका ध्यान रखें। संजय कुमार रॉय का अगला सवाल लेते हैं। नवंबर 2010 में बिल्डर से घर खरीदा था, जिसका पोजेशन मई 2014 में इन्हें मिलेगा। संजय अगले महीने यानी पोजेशन मिलने से पहले ही प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें घर की बुकिंग किए तो 3 साल से ज्यादा वक्त हो रहा है। साथ ही संजय जानना चाहते हैं चूंकि प्रॉपर्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं है तो भी टैक्स देते वक्त क्या वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा उठा पाएंगे लखोटिया जी? बिल्कुल उठा पाएंगे संजय जी, फायदे की बात है आपके लिए। तो 3 साल हो गए इन्वेस्टमेंट किए, रजिस्ट्री हुई है प्रॉपर्टी की कि नहीं हुई है वो रेलेवेंट नहीं है। हमने 3 साल पहले खरीदा था, आज अगर हम बेचते हैं मई 2014 में, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा और जो गेन होगा वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलिए अगला सवाल दिल्ली से अंकुर गर्ग पूछ रहे हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट अगेन, सॉरी कैन आई जस्ट डू दिस अगेन? चलो, और अब दिल्ली से अंकुर गर्ग जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मेडिकल रीइंबर्समेंट से जुड़ा इनका सवाल, इसको लेकर उलझ गए। अंकुर जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। लखोटिया जी, मैंने ना, मेरे ऑफिस ने मुझे मेडिकल रिम्बर्समेंट दिया है, लेकिन उसको टैक्सेबल कर दिया है, जबकि वो सेक्शन 17 के अंदर फॉल करता है। मेरे बच्चे और वाइफ का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड तो नहीं है, लेकिन वो इनकम चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है हॉस्पिटल। कितने रुपए खर्च हुए थे? 7 लाख रुपए। कितने? 7 लाख रुपए। अच्छा, ठीक है। और वो मैंने टैक्स एग्जम्पशन का जो सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल वाला वो भी जमा करा दिया, और लेकिन उन्होंने 2,41,000 रुपए टैक्स काट लिया है मुझसे। बहुत गहरी समस्या है आपकी। 2 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स कट गया उस राशि पे जो रीइंबर्समेंट के रूप में मिली हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पत्नी और बेटे के लिए। देख लीजिए, आपकी चिंता की बात नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयर को आयकर की धारा 17 और साथ में रूल 3A की कॉपीज दे दें, और साथ ही साथ आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ उसकी डिटेल्स दे, और उनके पास कमिश्नर इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है अप्रूवल ऑफ द हॉस्पिटल, वो सब उनको दे दें। ऐसे में इस पे टैक्स नहीं लगेगा। पर अब क्या करें,
आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट दिया, ऐसे में केवल एक ही विकल्प है, एम्प्लॉयर को ये बतला दें, रिक्वेस्ट करें कि फॉर्म नंबर 16 में सैलरी वाली राशि में इस 7 लाख को नहीं जोड़ें क्योंकि इस पे टैक्स नहीं लगना है, और टीडीएस के कॉलम में जो टैक्स काटा है वो लिख दें। ऐसा करने पे जब आप रिटर्न भरेंगे तो रिटर्न भरने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा। और कोई परेशानी हो हमें जरूर लिखिएगा क्योंकि राशि बहुत बड़ी है, 2 लाख रुपए से ज्यादा बेकार में इनका टीडीएस कट गया है। बिल्कुल, यानी एम्प्लॉयर से गलती हुई है और रास्ता लखोटिया जी ने आपको बता दिया है, इसे अपनाइए और शायद बचत आप कर पाएंगे। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम समझने वाले टैक्स फ्री बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे। इन बॉन्ड्स में निवेश की कोई सीमा होती है, किस तरह से ये बचाता है आपका टैक्स। वापस आइए इस काम की बात को जानने के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हम हमेशा आपके फायदे की बात लेकर आते हैं, और एक फायदे की बात जिसकी बात हमेशा टैक्स गुरु करते हैं वो है जेम्स बॉन्ड की तरह टैक्स फ्री बॉन्ड जो बचाते हैं आपका टैक्स। लेकिन ये टैक्स गुरु, आप इसकी बड़ाई क्यों इतना करते हैं और इसमें निवेश करने की कोई लिमिट है जिसका पता होना चाहिए सबको? आप चाहे जो भी बोलते रहें, हम बढ़ाई करते रहेंगे, बोलते रहेंगे दर्शकों कि ये जेम्स बॉन्ड है। बिल्कुल है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं। हम कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करें टैक्स फ्री बॉन्ड में अलाउड है। उसकी इनकम पे टैक्स बिग 0, और आज एक बॉन्ड निकले, कल दूसरे निकलेंगे, कल तीसरे निकलेंगे। जितना चाहें जिस बॉन्ड में हम कंप्लीटली, हमारे लिए टैक्स फ्री है, टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। पर सरकार से ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जिस प्रकार टैक्स फ्री बॉन्ड में लिमिट नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट, वैसा ही क्यों नहीं पीपीएफ में ऐसा कानून बना दें, और क्यों नहीं सरकार सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में ऐसे कानून बना ले। पर फिलहाल जो आयकर कानून है उसके तहत आपके लिए, इन पर्टिकुलरली अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से सालाना ज्यादा है तो डेफिनेटली बनता है आपके लिए पैसे ज्यादा से ज्यादा लगाएं केवल टैक्स फ्री बॉन्ड में। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ फायदा करवाते हैं उन टैक्स पेयर्स का जो हमारा शो देखते हैं। भागलपुर से जुड़ गए हैं योगेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर, अपने पिताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। योगेश जी नमस्ते, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पिताजी लास्ट ईयर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लास्ट ईयर रिटायर किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उनका मंथली पेंशन जो है वो टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है? जी हाँ योगेश कुमार जी, जो राशि आपके पिताजी को प्रति माह मिल रही है पेंशन के रूप में, उस पे इनकम टैक्स लगेगा। और चंडीगढ़ से पृथ्वी सिंह जी का सवाल लेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर है पृथ्वी सिंह जी। नमस्ते सिंह साहब, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से? मैं ऑफशोर में काम करता हूँ मैडम, बाहर जी। तो क्या मेरे को फिर उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा, ऑफशोर का टैक्स? बड़ा सिंपल है भैया, आप एनआरआई हो, 180 दिन से ज्यादा भारत के बाहर रहो, नहीं सर, कोई चिंता नहीं सर, मैं डे रेट पे काम करता हूँ, मैंने 120 दिन काम किया है। कहाँ पर? बाहर। और जो मेरी जो सैलरी आई सर वो डॉलर में आई है। हाँ हाँ, सैलरी तो किस में आए वो रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट इतना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप एनआरआई बने या नहीं बने, जैसा कुल मिलाकर, इसलिए आप इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 180 दिन से ज्यादा भारत के बाहर रहो तो विदेशी इनकम पर भारत में टैक्स नहीं लगेगा, और केवल इंडियन इनकम में अगर इनकम होगी तो टैक्स लगेगा। और जैसा कि पृथ्वी सिंह बता रहे हैं, ये 120 दिन ही बाहर रहे, यानी इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ये कुछ और बोल रहे थे, पर अगर 120 दिन ही बाहर रहे तो भारत में ये नॉन रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। चलिए, शुक्रिया लखोटिया जी हमारे टैक्स पेयर्स के लिए इतनी सारी उलझन दूर करने के लिए। आज के लिए टैक्स गुरु में हमें यही इजाजत दीजिए। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं SMS के जरिए, आप टीचर लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल और नाम लिखकर 5181 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिए सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।